मैं हूं ललित खजूरिया। मौसम जो है उसका मिजाज बदल गया, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, लेकिन हवा का एक रुख ये भी कह रहा है कि जो चुनाव हुए हैं और जो आंधी चल रही है वोटों की जो चली इन दो फेजेस में, वो किस ओर रुख करेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत सिंह जसरोटिया, तेज तर्रार नेता। इन्हीं से हम पूछेंगे कि हवाओं का रुख क्या है, क्या वाकई हवा इनके पक्ष में है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि इस हवा ने सब कुछ बदल दिया है। क्या सर, हवा का रुख क्या है? भाम पाए या अभी भी चल रहा है गणित, यहाँ से इतने ले लेंगे, वहाँ से इतने ले लेंगे? तो खजूरिया साहब, आपने वो गाना सुना ना पंजाबी में, ए जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा कितने कोई रोंदा होएगा, इंडिया अलायंस वाले रोंदे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा बाकी 4 जून को कि कितना उनके आंसू हैं। वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके चक्कर में वो पूरे हिंदुस्तान को बरगलाने लगे हुए हैं, लेकिन उनके आंसू थमेंगे भी नहीं। और 4 के बाद तो उसका आपको पता लग जाएगा कि वो जो आंसुओं का समुंदर एक बनने वाला है। उसका कारण आप समझ सकते हो, क्योंकि लोगों ने और पूरे हिंदुस्तान की सारी जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि तीसरी बारी पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो हमने विजय रथ शुरू किया हुआ है, जो 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया हुआ, उस और आज भारत का जो एक एक नागरिक है वो जाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों ने हमारी तरफ जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी और डोडा उधमपुर की बात करते हैं ना, तो ये जो आप कह रहे हो कि समंदर, आंसू का समंदर, ये सैलाब, ये किस में आएगा? देखिए, क्योंकि अगर आप कठुआ उधमपुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरी वाली भी है, जहाँ से मूलतः मैं आता हूँ, सैंसवा गांव से, अगर आप वहाँ की बात करें तो मैं खुद 12-15 दिन आपने देखा वहीं रहा मैं। भले वो मेरी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रही या हीरानगर की बात रही, यहाँ बसोली में जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी की जो रैली रही, ये सब काम हमने करके और ग्राउंड पे जो हमने जाकर हर एक चीज़ देखी, तो लोग सभी सेटिस्फाइड थे। और ऐसी ऐसी जगहों पर वो तरक्की हुई जो पिछले 50-60 साल से नहीं हुई। अच्छा। डीप इंटीरियर में हम कई ऐसे गाँव में गए जहाँ पर शायद सड़क ही लोगों ने पहली बार देखी है। तो मुझे लगता है कि रुख तो वही है, बाकी तो समय बताएगा आपको उसमें क्या है क्या नहीं है। अब अगर मैं जम्मू रियासी की बात करूं तो जम्मू प्रोविंस की आप भी जानते हैं खजूरिया साहब, जम्मू प्रोविंस हिंदुस्तान का एक वाहिद ऐसा प्रोविंस है जहां पर IIT भी है, IIM भी है और एम्स भी है। तो ये जो लोगों ने देखा है यहाँ पर आके, और सभी लोगों ने जो मतदान किया, और एक भारी बहुमत से जब मतदान होता है तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरफ उसका रुख होता है। पवन सर, क्या वाकई ये जो आत्मविश्वास है ये बरकरार रहेगा, या फिर अभी भी चल रहा है इनका गणित फोन करके? हाँ जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि गणित उस समय बिगड़ गया था जब मतदान हुआ था। जम्मू रियासी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पोलिंग परसेंटेज जो है ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और जहाँ जहाँ भाजपा का गढ़ था वहाँ पे लो परसेंटेज गई है, और जहाँ पे इनको उम्मीद नहीं थी वहाँ पर हाई परसेंटेज गई है। वो चाहे गुलाबगढ़ का इलाका हो, चाहे रामगढ़ का इलाका हो, या फिर सुचेतगढ़ और बिश्नाह का इलाका हो। इन इलाकों ने गणित को बिगाड़ा है। नतीजे चौंकाने वाले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी। दोनों उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ है। अब वो किस तरफ जाता है, जो परसेंटेज का जो लाभ मिलेगा किसको मिलता है, वो तो उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन जैसे जसरोटिया जी ने कहा कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डीप इंटीरियर इलाके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस इलाके में वो ऐसे भी इलाके हैं, मैंने खुद ट्रैवल किया है आज से 10-12 साल पहले, जब स्पेशल स्टोरीज़ में जाते थे तो गाड़ी को 6 किलोमीटर पीछे खड़ा करके पैदल भी जाना पड़ा था, जहाँ गाड़ी पहुँच ही नहीं पाती थी। और ऐसे भी इलाके थे जहाँ रोड थी लेकिन रोड में गाड़ी नहीं चल सकती थी। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने 2 टेन्यूर में किया है। लेकिन इस बार वहाँ पर कांग्रेस के साथ जो टक्कर हुई है, जो मुकाबला हुआ है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहले वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही थी। हाँ, कांग्रेस के आने के बाद वहाँ पर, लाल सिंह के आने के बाद वहाँ पर मुकाबला, थोड़ा सा मुकाबला जो है वो तेज़ हुआ था, मतलब कठिन हुआ था। डॉक्टर साहब को और ज़्यादा वहाँ पर दौड़ना पड़ा था। लेकिन जम्मू रियासी ऑलरेडी डिक्लेयर था कि जहाँ जुगल जीतेगा। लेकिन इसमें एक कमी रही थी, जो मैंने कल भी कहा था कि भाजपा ने ये सोच लिया कि हम ये जीते हुए हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है, और 1-1.5 महीने से वो साइलेंट रहे
और कांग्रेस ने लास्ट 20 दिन में ये डिसाइड कर लिया कि ये लोग घर में बैठे हैं, जीते हुए हैं, हमने ग्राउंड में काम करना, और उनके कैडर ने ग्राउंड में काम किया और उसका रिजल्ट भी मिला उनको पोलिंग परसेंटेज। सर ये जो कम परसेंटेज हुई है वोटिंग की, खासकर शहरी इलाकों में, तो क्या ये जो गढ़ थे बीजेपी, जो गढ़ थे, तो क्या कहा जाए कि कैडर नहीं बाहर निकला, या फिर लोगों के साथ संपर्क नहीं था, या फिर अति आत्मविश्वास कि हाँ जीते हुए क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं है ललित जी। अगर आप एक चीज़ देखें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है ना, वो कि पर्टिकुलरली बाकी पार्टियों की तरह कोई चुनावी बटेर नहीं है कि जो सिर्फ चुनाव के समय बाहर आ जाए। हमारा कैडर तो 24/7/365 लोगों की खिदमत करता नजर आएगा, जिसका प्रमाण आपके साथ प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन प्रमाण आपको कोरोना में आपको नजर आएगा ना। कोरोना में आपको जुगल जी के कितने वीडियो में लोग विरोध कर रहे हैं, अगर 24 घंटे लोगों के बीच में रहते फिर इतना विरोध क्यों? देखें, वो अपोजिशन वालों का रहता ही है, कुछ ना कुछ तो अपोजिशन वालों ने कहना ही है। जनता अपोजिशन थोड़ी ना नहीं, अपोजिशन वाले अपने कहीं ना कहीं बीच में चीजें प्लेस कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जुगल जी लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं तो कहता हूं जो कार्य हुए हैं, और मैं वही अगर अपने कैडर की बात करूं तो आपको याद होगा कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें किसी ने दी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमारा कैडर जो है वो काम करता है सभी का सब। और यही जहाँ तक जम्मू रियासी सीट की बात है, एक अच्छे मार्जिन से हम ये सीट भी जीतने वाले हैं, और इतना कुछ तो हुआ है यहाँ पर भी, लोग काम देखते हैं। हाँ, मेट्रो चल पड़ी है, सफाई मेट्रो चली नहीं। अगर ललित जी आप ये भी बात करते हो चली नहीं, तो क्या ये लोग चलाएंगे? डीपीआर सीपीआर सब कुछ बन गया, उसका सब कुछ हो गया ना। संसद में तो क्या दिया, स्टेशन बन गए वहाँ, बस इसको उन्होंने आगे ले जाना है। पूरी बात यही की थी कि इसका सब कुछ तैयार हो चुका है और बनेंगे। लोगों ने उसकी दूसरी बात, आपको लगता है अपोजिशन ने दूसरी इसी साइड मेट्रो में बैठ करके कार्यकर्ता किए होंगे? आपको लगता है? मेट्रो जनाब ना जाए अपोजिशन में, फ्लाईओवर देखिएगा, मेट्रो से पहले आप फ्लाईओवर से पहुंच जाएंगे वहाँ। देखो, मेट्रो पे कार्यकर्ता तो ना पहुंचे हैं ना पहुंचेंगे, वो तो जब मेट्रो बनेगी तब पहुंचेंगे। मतलब ये जुमला था ना, फिर फ्लाईओवर ठीक था ना? नहीं, मेट्रो भी बनेगी, आपके सामने तय है, मेट्रो क्यों नहीं बनेगी? और मुझे बताएं बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? ये बनाएंगे जो 60-70 साल कुछ नहीं बनाया, बना के कौन देगा? मेरा कर देंगे। मेरा एक सवाल है, सब कुछ तैयार है, बस उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है। मेरा एक सवाल है, रजौरी पुंछ अनंतनाग पे सरेंडर क्यों? आपने बहुत काम किया कश्मीर में, वहां पे सरेंडर क्यों कर दिया? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप एक चीज़ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पार्ट है। अब एनडीए के अंदर अगर ये लोग अपने समीकरण लगाते हैं, इनसे पूछिए फिर 60-70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, इन्होंने 2 सीटों पे कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? या फिर कांग्रेस वाले 3 सीटों पे क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं, उनका तो अलायंस था जहाँ पे। अच्छा, हमारा भी एनडीए है, किसके साथ? हमारा एनडीए है, हमारे साथ जो होगा आपके सामने, हमारे सामने आ जाएगा। इतनी अभी वो लाइंस में आएंगे। आपको इतना बता देता हूँ, जो भी जीतेगा 3 सीटों पर, वो जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी वो जीतेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अलायंस बाद में होगा, पहले नहीं, अलायंस अभी आपके सामने आ ही जाएगा। मैं इसमें ये अलायंस आपने उस वक्त किया जब आपको एहसास हो गया कि अनंतनाग सीट हम जीत नहीं पाएंगे, वरना रविंद्र रैना दी तो वो गाना भी मशहूर हो गया है। सर कौन सा गाना? जावे पुंछर जोरी नहीं मैं दिखा चोरी चोरी नारो बावला। तो अब वो वहाँ के वो लोग भी मतलब मायूस है, कैडर भी मायूस है, और सबसे बड़ी मायूसी और सबसे बड़ा सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष जी पर है कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे अपनी पार्टी को, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, बात ये आती है कि देखिए, जिस कम से कम इतना तो मानिए आप ललित जी, इतना तो मानिए कम से कम कि जितना नाम रविंद्र रैना जी ने खासकर इस बेल्ट में अपना बनाया, आज तक किसी और नेता का बना, किसी और नेता बना पाया। वो लोग बातें करें, लोग उनके नाम पे जो मर्जी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई, नेगेटिव। सर आपको लगता है नेगेटिव मैसेज है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही कमल को वहाँ पे बटन दबा पाएगा? जैसा इन्होंने पहले कहा कि अलायंस होगा, समर्थन होगा, तो उसमें फिर बटन दबाने का तुक नहीं रहती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा इन्होंने कहा हुआ तो उम्मीद तो थी ना कि मैंने पहले बोला ना कि उस अनाउंस बाद में होगा, किसके साथ पहले कह देते बाद में करेंगे ना। लेकिन एक चीज मैं और, जो सिसोदिया जी ने कश्मीर में बहुत काम किया, घाटी में क्यों नहीं उतारे? घाटी में आपने बहुत काम किया, घाटी में आपके पास नहीं, ये अनंतनाग भी घाटी में है। नहीं, अनंतनाग तो आधा हो गया ना, आपके 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे कश्मीर तो उनका तो फंडा है ना, ये सेट करने में उनका अपना एजेंडा है, ये सेट करने में असफल रहे कि ये जम्मू के साथ उनका अपना एक एजेंडा है, वो एजेंडे के तहत काम करते हैं। मेरा सवाल यही था कि कश्मीर में 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या उस स्तर का कोई नेता नहीं था जिसको एमपी की इलेक्शन लड़वा सकते, या फिर ये पहले से डिसाइड हो गया था कि हम वो वाली 3 सीटों पे किसी न किसी के साथ अलायंस करेंगे? देखिए, मैं इसमें आपको जवाब देना चाहूँगा, इसमें ज़रूर। मैं देखिए, आपको याद होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक चीज़ कहा करते थे कि सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती
बिगड़ती रहेंगी, देश रहना चाहिए। तो देश हित में जो कुछ होगा वो 3 सीटों पे किया जाएगा। आप इतना इत्मीनान रखिए कि जो भी होगा वो देश हित में होगा और देश को आगे ले जाने की बात। तो यहाँ पर भी देश हित में कर देते हैं। देश हित में तो पहले यहाँ पर भी देश हित में है ही, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये देश हित में। देश हित में भारतीय पहले भी जनता हो पार्टी गया। तो देश हित में है ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा रही है, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनी है। एक बात बताएं मुझे जनाब, हमने किसको मौका अब नहीं दिया? पार्टी हमने है, किसको अपनी पार्टी। हमने वो देश हित में होती मुझे है। बात बताया, हमने किसको मौका नहीं दिया? उमर साहब ने यहाँ ट्रेनिंग ली थी, हमने ट्रेनिंग उनको दिखाया था। खैर 90 के दशक में वो चले गए थे पापा के साथ बैठ के जहाज में लंदन, उसके बाद हम ही ने उनको दिखाया था, तरीका हमने बताया, उसके बाद हमने सबको मौका दिया। हम तो चाहते हैं सभी के सभी लोग आएँ, देश को आगे लेकर चलते हैं। अब क्या करें, अगर ये अपन इनको लगता है कि हमारे परिवार बहुत बड़े हैं, उस चक्कर में अगर इनको नहीं लगता, हम तो कोशिश करते हैं कि सभी के सभी लोग, मैं तो चाहता हूं कि जितने लोग हैं सब मिलकर देश को आगे लेकर जाएं। लेकिन क्या करें, अगर किसी की अपनी कोई विचारधारा की मजबूरी या उनकी परिवार की ऐसी मजबूरी है, उसके चलते कोई कुछ कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने मौका नहीं दिया। ठीक है। सवाल एक ये भी है कि रविंद्र रैना जी पिछले 2 महीने से वहाँ पर प्रचार कर रहे थे अनंतनाग की सीट पर पुंछ। वो किसके लिए कर रहे थे? या पहले पता चल गया था कि हमें यहाँ पे लड़ना नहीं है तो हमें बैट बॉल के लिए प्रचार करना है? वो तो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत वो है, हमने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की। लोगों को ये तो बताइए किसके लिए कैंपेनिंग थी ये? देखिए रविंद्र रैना जी आज के काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए? पुराना जब से वो हैं, किसके लिए थी? वो जब हमारे लोगों को पता, युवा किसके लिए मोर्चा थी? में भी थे तब से काम करते आ रहे हैं। किसके लिए थी? किसके लिए थी? ये लोगों को पता चलना चाहिए ना। अपने मैंने कहा ना देश के लिए काम कर रहे हैं हम सब लोग। अगर मैं जहाँ जाता हूँ तो किसके लिए जाता हूँ? क्या मैंने चुनाव लड़ना है कश्मीर से? मैं भी अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए जाता हूँ। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाते जी जी हाँ बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए काम तो मैं करने कह जा रहा हूँ ये किसके लिए प्रचार कर रहे थे? तो हम तो अभी भी वही कह रहे हैं, हमारी पार्टी तो आज भी हर जगह पर है। अगर 3 कमल कश्मीर में खिले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने खिलाकर दिखाए थे। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि हर चीज को थोड़ा समय जरूर लगता है। मैं उसी फिर दी आपने यहाँ पर कईयों मतलब ये सीट मैंने आपको बहुत बड़े व्यक्ति का नाम लेकर मैंने आपको कहा कि देश सबसे पहले आता है। जहाँ देश हित में इस चीज़ पे आप एग्री करो ना करो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि देश हित में ठीक है। आप जो मैंने कल भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई दूर की सोच होगी, वो एक नीति हो सकती है कि हमने किस इलाके में कहाँ कैंडिडेट देना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कश्मीर के भीतर पिछले इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है, बिल्कुल, और बड़े वहाँ पर दौरे किए हैं, सभाएं की हैं, आप भी वहाँ पर रहे हो, थ्रेट भी रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इन हालातों में काम करना। और ख़ास करके आप जम्मू प्रोविंस से अगर जाके कश्मीर में काम करते हो तो थ्रेट बहुत है। और वहाँ पर जो कश्मीरी जो मूल के लोग जो जिन्होंने भाजपा का झंडा उठाया था, उनकी शहादतें भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोगों के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं। मैं ये सब मेरा ये सवाल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जहाँ PDP के खिलाफ उन 2 सीटों के ऊपर दरक्षा अंद्राबी जी थी, जहाँ फिर आपके पास सेना भट्ट जी थी, अल्ताफ ठाकुर थे, जहाँ मोहम्मद यूसुफ सोफी थे, जहाँ उस तरह के वो कई युवा लीडर जो भाजपा के लिए वहाँ झंडा उठाए बैठे हैं, उनका नाम क्यों नहीं आगे लिया गया? बस ये था मेरा सवाल। नहीं देखिए कितने मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे कि भाई साहब हमने तो कमल को वहाँ पे खिलाने की कोशिश की और हाथ में पकड़ा और फिर हमारे हाथ से। देखिए हर चीज़ में ललित जी समय लगता है। 2 कैंडिडेट्स 2 MP से भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरू हुए थे हम लोग, तो समय लगता है हर एक चीज़ के अंदर। 10 साल समय ज़रूर लगा। लेकिन अभी भी हमने 3 अगर DDC के वहाँ पर कमल खिलाए थे। आने वाले समय में आपको नजर आएगा हर एक जगह पर। लेकिन एक चीज़ है कि जो नैरेटिव सेट करना है, जो नैरेटिव सेट करना, क्योंकि 50-60 साल से लोगों को इस तरह से बरगलाया गया, खासकर NC और PDP इन पार्टियों की तरह इस तरह से बरगलाया गया कि लोगों की अभी वो चीज़ को, विचारधारा को बदलना कितनी बड़ी चीज़ थी। आज कम से कम इतना तो है कि जो मैक्सिमम लोग हैं आज कम से कम वो हमारे साथ यहाँ अपने देश के साथ खड़े हैं। इसके अंदर इतना बड़ा शहादतें हम लोगों ने भी दी हैं, जिसने हमारे कैडर ने जो झंडा पकड़ कर रखा, भारत का झंडा पकड़ रखा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के रखा, सब लोगों ने अपना। और कम से कम एक चीज़ तो देखिए कि 87 से लेकर आज तक कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लाख से ऊपर लोग हैं जो कुछ कब्र के नीचे हैं, कुछ बेचारे नहीं रहे जो इस दुनिया के अंदर। तो इतने लोगों ने वहाँ पर अपना जब नैरेटिव सेट किया तो हम लोगों ने कितना कुछ किया है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा एक ऐसा हमसाया है, एक ऐसा पड़ोसी है जो ना खुद चैन से बैठता ना किसी को बैठने देता है। तो वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें, मुझे खुद 20-22 साल शायद उससे ज़्यादा हो गया कश्मीर में काम करते हुए। जितना मैं आपको समझूं कि जो डाउनटाउन का हो गया, ये जितना एरिया, जिस प्रोस्पेक्टिव से मैंने वहाँ पर काम किया और जो मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को बदलना ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तो ये सोचना कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जाके। आखिरी सवाल, अगर यहाँ पर जो जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन देती है, जिस पार्टी को, वहाँ पर अगर वो नहीं जीतती है तो वहाँ से NC या PDP के सांसद आते हैं, तो क्या जिन लोगों ने उन्हें जितवाया, क्या वो देश वो राष्ट्र है? वो मतलब कि राष्ट्रीयता में बिलीव करते हैं? क्या वाकई वो
सही भारतीय हैं और उन्होंने इन्हीं लोगों को संसद में भेजा। देखिए ललित जी, अब्राहम लिंकन ने कहा था कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, बट हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो नतीजे कुछ और ही होंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नहीं, लोग जिनको जितना आपके भेजेंगे, मैं तभी लोगों की बात कर रहा हूँ, वो तो भारतीय हमेशा के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग इनको जवाब दे देंगे बड़ी जल्दी, लेकिन हाँ, अभी बरगलाने में ये कामयाब हो जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन लोग इन्हें जरूर जवाब देंगे। लोगों को पता है तो जब लोग बात करते हैं। आप कब इसमें सफल होंगे इस नैरेटिव को खत्म करने हम के? सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही कि देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी छोड़ के। अगर और दो ज़िंदगी भी मुझे भी मिलती है तो मैं चाहूँगा फिर से मैं यही सब कुछ काम करूँ, चाहे जितना मर्जी जन्म लगे, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। अभिजीत भाई ना पीडीपी छोड़कर जब से भाजपा में आए ना, तो थोड़ा रुख ही चेंज हो गया। मैं आज आपको इसमें भी एक बात क्लियर करता हूँ। मेरा टोटल कैरियर जो है ना सियासत के अंदर हुआ 10 साल का, मैं आपको बताता हूँ। 10 में से 4 साल मैं पीडीपी में रहा, जिसमें से 2 साल हमारी कोalition की सरकार थी। तो यानी कि 8 साल तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो गए। मेरे 8 साल कोई नहीं देखता, वो जो 2 साल उसके बदले में मैं 4 बारी गंगा स्नान कराया। उसके लिए हम इतना कहते भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी राजनीति शुरू करनी है। अच्छा, उनकी भी दिक्कत क्या है? मैं उनके प्रवक्ता को कह रहा था, मैं क्या देखो सिर्फ 2 साल तुम्हारे साथ लगे, तुम मुझे अभी तक नहीं भूल पा रहे हो। ना मेरे बोलना नहीं चाहिए अपने मुंह में, मेरे नाम मेरे कैलिबर का तुम्हें कोई मिल रहा है जो तुम्हें डिफेंड कर सके। आई यूज टू डिफेंड द अनडिफेंडेबल। अब तो देश हित में बातें करते हैं, छाती चौड़ी करके बात करते हैं, क्योंकि हम थे तो मूलतः यही, तो वही हमने चीज की। मैं इन्होंने आखिरी सवाल बोला था, आखिरी मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। आप मुझे एज ए अभिजीत जसरोटिया, जो जम्मू प्रोविंस के रहने वाले हैं और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कमल का झंडा उठाकर पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल में पीडीपी वाले कोalition के जोड़ रहा हूँ, इन 8 साल में आपको क्या लगता है कि जमीनी सतह पर जो एक वहाँ पर एक एजेंडा बन चुका था, कम्युनल फोर्सेस, जहाँ आप कहें कि एंटी इंडियन गवर्नमेंट का जो हुर्रियत अलगाववाद का जो था, उसे सरकार के समर्थन से अपना जो कैडर है वो कहाँ तक उस पर नकेल कसने में कामयाब रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा कश्मीर में रहे? देखिए, मैं अगर कश्मीर की अगर आप बात करूं, जो आज से 10 साल पहले जो लोगों की वहाँ परसेप्शन थी, कहीं ना कहीं लोगों को इतना बरगलाया गया था, उनके माइंड में इतना भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना जहर भरा गया था उनके अंदर, कि लोग सोचते थे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी महबूबा जी के बयान देख लीजिए, अभी भी उमर साहब के बयान कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक बात सुने कि जबकि दोनों के दोनों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ आएगी तो पता नहीं क्या होगा। इन्होंने लोगों को बरगला के रखा था। लोग आज समझ गए हैं, लोग इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये हमें सिर्फ बरगलाते थे। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली को, कश्मीर की खासकर कश्मीर बेस्ड पार्टियों ने हमेशा कश्मीरियों का सौदा किया दिल्ली के साथ, और बीच में जो ब्रोकर्स वाला काम किया है वो लोगों को पता लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट जो है दिल्ली के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए आज कैडर खुश है, लोग आने चाहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में लोगों के जहन में एक बहुत ही गंभीर सवाल जो है वो उनको कुरेता है हर समय, कि कश्मीर कश्मीर करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू प्रोविंस के साथ अनदेखी कर दी। मैंने अभी आपको बोला, जम्मू प्रोविंस अकेला पूरे हिंदुस्तान का प्रोविंस है, यहाँ पर IIT, IIM, एम्स है। आप कभी आज से 10 साल पहले सोच सकते थे कि आप जम्मू से मुट्ठी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे? आप कभी सोच सकते थे? जो जम्मू वाले कहाँ पीछे रहे? ये लोगों के मुद्दे नहीं हैं, ये नॉर्मल मुद्दों की आप बात कर रहे हो। IIT, II या एम्स वगैरह है, या फ्लाईओवर तो वैसे भी ट्रैफिक की समस्या वो तो बनना ही बनना है। लोगों के यहाँ पर जो मूलभूत मुद्दे हैं, एक तो आपके पास जो सबसे बड़ा था कि कश्मीर केंद्रित पहले पार्टियां हुई करती थी, जिन पे आरोप लगता था कि सारा फंड वहाँ करा जाता है। अब भी क्या उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर कश्मीर में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं। कश्मीर में टोल कम है, जम्मू में टोल ज़्यादा है। कश्मीर में रोजगार की कमी कम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में कोई भी फौज में नहीं जाता तो उनको अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं, जहाँ तो अग्निवीर भर्ती जो है उसके लिए ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो है वो परेशान हैं। और साथ में सबसे बड़ा है बिजली का बिल, कि कश्मीर में कम, ये लोगों के जहन के अंदर है। उसको दूर करने के लिए किस तरह के उपाय करेंगे? और जो सरकार है वो आप सरकार के बीच रहे हैं, आपकी पार्टी है, यहाँ पर जो इस समय नाराजगी लोगों में है वो इन मुद्दों को लेकर है कि इसलिए जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आप कहो कि जम्मू को छोड़कर तो कश्मीर के साथ, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जम्मू को ऊपर करके कश्मीर को क्योंकि हमारा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर दोनों का बराबर का हक है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की दर 6.7 से 5 और अब 4 पहुँच चुकी है। यहीं पर 30,500 की जो भी नौकरियाँ दी गई, कम से कम पूरी नौकरियाँ तो लोगों को मिली। 800 रुपये का छलावा इन्होंने 20-20 साल किया था। आज डेली वेजरों का इनको दुख सताता है कम से कम। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी है इसमें कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, जम्मू को भी उतना हक मिला है जितना कश्मीर को उसका हक मिला हुआ है। तो जो कहीं ना कहीं नाराजगी किसी को नहीं है सिवाय अपोजिशन।
बाकी बार क्यों नहीं हुआ? अगर बड़ा मकसद हासिल करना है तो फिर तीनों सीटें। अभी उन्होंने वहाँ पे क्लियर नहीं किया, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अभी वहाँ पे नामांकन अभी पत्र भरे जाने हैं, उसके बोल दिया कि इंतजार। बड़ा राष्ट्र हित में तीनों सीटों पे नहीं होगा। चलिए ठीक है, लेकिन रविंद्र रैना जी के अरमानों पर फिर पानी फिर गया। वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिख दी है और जैसे ही फैसला होगा हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और गाड़ी अब रविंद्र पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी और कैंडिडेट को बिठाकर वहां पर ले जाएगी। देखिए और रविंद्र रैना साहब खुद एक मिनट, देखिए आप रविंद्र रैना जी को हमेशा मिसलीड करते हैं। उनके लिए भी देश सर्वप्रथम है, ये नहीं कि मैं एमपी बन जाऊं या मैं कुछ नहीं, बन नहीं, जाऊं। वो किसी देश- भारतीय जनता पार्टी के सब कैडर देश से हित है। हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस पार्टी को मान्यता दी है वो सब देश हित में है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं, इंटेंशन दोनों में फर्क होता देखिए, है। रविंद्र रैना के अरमानों पर फिर पानी फिर गया। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के बयानों को क्या जनता और पार्टी संजीदगी से ले रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खुलकर बोल रही है उनके दूसरे बड़े बड़े लीडर कि भाई साहब अब कोई नहीं होगा, अब यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं उतरेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।